कक्षा चौथी और पांचवी के लिए परिमाप और क्षेत्रफल को पढ़ाते समय हम गणित किट से कुछ वस्तुओं का उपयोग करेंगे। आइए हम उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले जियो बोर्ड और रबर बैंड। रबर बैंड का उपयोग करके हम बोर्ड पर तरह तरह के आकार बना सकते हैं और सिद्धांतों को सिखा सकते हैं। और बेस 10 के पीले रंग के घन, नीली छड़ें और हरी प्लेट हम क्षेत्रफल के सिद्धांतों को पढ़ाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। पहले हम देखते हैं जियो बोर्ड का उपयोग करते हुए हम उन्हें परिमाप का सिद्धांत कैसे सिखा सकते हैं। हमें बच्चों को जियो बोर्ड और रबर बैंड का उपयोग करके अलग अलग आकार बनाने के लिए कहना चाहिए। आइए देखते हैं हम कौन कौन से आकार बना सकते हैं। अब इस तरह कुछ आकार बनाएं और उनसे पूछें कि यह क्या है। क्या वे इसकी पहचान कर पाएंगे? यह आकार क्या है? यह एक आयत है। अब हम एक और आकार बनाते हैं और पूछते हैं कि यह कौन सा आकार है। क्या बच्चा इसकी पहचान कर पाएगा? हमें इसे देखना होगा। यदि बच्चा इसे एक वर्ग के रूप में पहचानता है तो वह आकार जानता है। बच्चा आकार को समझ गया है। अब हम उन पिनों की संख्या गिनते हैं जहां हमने रबर बैंड लगाया है। अगर हम कहें कि यहां तक की दूरी 1 इकाई है तो कुल मिलाकर कितनी इकाई हैं? मैं यहां से गिनती शुरू करता हूं। 1, 2, 3 इकाइयां, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो हमें क्या पता चला? इस आकार को बनाने के लिए हमें 12 इकाइयों जितनी लंबाई की जरूरत है। तो हमने रबर बैंड को 12 इकाइयों में लगाया है। आइए हम एक और आकार लेते हैं और देखते हैं। यह कौन सा आकार है? यह एक आयत है ना? इस आयत को बनाने के लिए कितनी पिन का उपयोग किया गया है? मैं यहां से गिनना शुरू करता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहां भी हमें 12 इकाइयां मिली। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले के आकार वर्ग में मैंने इस पिन से गिनती शुरू की थी, जबकि आयत के लिए मैंने यहां से शुरुआत की। बच्चे किसी भी पिन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यह याद रखना होगा कि उन्होंने कहां से शुरुआत की। इसलिए हम सुझाव देते हैं कि वे शुरुआती बिंदु पर एक उंगली रखें और दूसरे हाथ से गिनती करते रहें। यह गिनती को न भूलने की एक तरकीब है। अब हम दूसरे आकार को देखते हैं और गिनते हैं। यह आकार क्या है? यह एक आयत है। अब कितने पिन रबर बैंड को छू रहे हैं? मैं यहां से शुरू करता हूं। 1 इकाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितने पिन रबर बैंड को छू रहे हैं? 10 पिन रबर बैंड को छू रहे हैं। हमारे पास 10 इकाइयां हैं। हमारे पहले आकार वर्ग में हमारे पास कितनी इकाइयां थी? हमारे पास 12 इकाइयां थी। यहां हमारे पास 10 यानी कि 10 इकाइयां हैं। आइए अब हम दूसरे आकार को देखते हैं। यह आकार क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, यह एक नियमित आकार नहीं है, बल्कि अनियमित है। आइए देखें कि रबर बैंड को कितने पिन छू रहे हैं। मैं यहां से शुरू करूंगा।
रबर बैंड के साथ 12 पिन है। यहाँ पर भी 12 पिन ही है। आइए अब एक बड़े आकार को देखें। इस आकार में कितनी पिन रबर बैंड को छू रही हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो हमें कितनी इकाइयां मिली? हमें 16 इकाइयां मिली। तो इस आकार को बनाने के लिए हमारे पास 16 पिन हैं जो रबर बैंड को छू रही हैं। अब हमें जियोबोर्ड बच्चों को देना चाहिए और उन्हें आकार बनाने के लिए कहना चाहिए और उन्हें गिनने के लिए कहें कि कितने पिनों का उपयोग किया गया है, और वे अलग अलग आकार बनाएंगे और फिर वे उन्हें बनाने के लिए आवश्यक इकाइयों की गिनती करेंगे। यह एक अनियमित आकार भी है। हमारे पास यहां कितनी हैं? अगर मैं यहां से गिनती शुरू करूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो हमें माप के लिए अलग अलग इकाइयां मिलेंगी। इसे हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि इस आकार के चारों ओर एक रेखा है, इसलिए हम इसे परिमाप कहते हैं। क्या हम इसे कह सकते हैं आकार के चारों ओर की रेखा? इस तरीके से हम परिमाप से परिचय करा सकते हैं। हमने इन सभी आकारों की माप की इकाई सीखी। हमें इसे जानने की जरूरत क्यों है? यहां हर एक पिन के बीच की दूरी समान है। चूंकि ये समान दूरी पर हैं, इसलिए हम इसे माप की एक इकाई मान सकते हैं। इस प्रकार हम बच्चों को अलग अलग आकारों के परिमाप के सिद्धांतों से परिचित करा सकते हैं। अब हम यह जान चुके हैं कि तरह तरह के आकारों के परिमाप को हम कैसे माप सकते हैं। आइए अब हम अगले सिद्धांत को देखते हैं। मैं कुछ उपकरणों का उपयोग करने जा रहा हूं। हमने ये उपकरण कहां देखे हैं? ये क्या है? ये बेस 10 खंड के प्रत्येक घन है। 10 की नीली छड़ें और 100 की एक हरे रंग की प्लेट। हमने इन्हें पहले कहां इस्तेमाल किया है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। हमने इनका उपयोग मूलभूत कामों के लिए किया है। बच्चे पहले से ही इन वस्तुओं को जानते हैं। हमने अलग अलग मूलभूत कामों में उनका अलग अलग तरह से उपयोग किया है, तो हम उन्हें जानते हैं। क्या आपको याद है हमने इसे गुणा करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया था? आइए जरा याद करते हैं कि हमने बेस 10 खंडों का उपयोग करके 5 गुणा 5 कैसे किया था। 5 गुणे 5 का मतलब होगा 5 घन वाली पंक्ति और 5 का एक स्तंभ। 3, 4, 5, 5 की एक पंक्ति और 5 का एक स्तंभ। हमने गुणा करते समय क्या किया था? हमने इस आकार को भर दिया था। तो क्या हम यहां भी ऐसा करें? हम इसे कैसे कर सकते हैं? आइए हम इसे भरते हैं। 1, 2, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25। अब यह आकार पूर्ण है ना? फिर हमने क्या किया था? हमने पहली पंक्ति और पहला खाना हटा दिया। अब यहां कितने खंड बचे हुए हैं? अगर हम इसे गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब हमारे पास 25 रह गए हैं। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे क्षेत्रफल कहते हैं। तो एक आकार जिसमें 5 और 5 इकाइयां हैं, उसका एक क्षेत्रफल होता है और जिसे हमने भरा है उसी को क्षेत्रफल कहा जाता है। इस तरह क्षेत्रफल का परिचय कराया जा सकता है।
आइए देखते हैं कि हम इसे बड़ी संख्याओं के साथ कैसे कर सकते हैं। एक और उदाहरण, हमारे पास 12 और 13 इकाइयों का एक आकार है। 12 इकाइयां और 13 इकाइयां। 12 इकाइयां और 13 इकाइयां। यदि हम इन इकाइयों को भरते हैं, आइए इसे भरकर एक आकार बनाते हैं। हम इस आयत को अलग अलग उपकरणों से भरेंगे। यदि हम इस आकार को बेस 10 खंड से भरते हैं तो हमें क्षेत्रफल का पता चल जाएगा। हम इसे कैसे भरेंगे? अब हम इसे पहले से ही जानते हैं। 10 गुणा 10 का क्षेत्रफल को 100 इकाइयों से भरा जा सकता है, यानी कि 100 की एक हरी प्लेट। इसके बाद हम 10 की नीली छड़ें का उपयोग करेंगे। 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10। यहां अभी भी कुछ जगह बची है जिसे हम पीले घन से भरेंगे। अब हम देख सकते हैं कि यह आकार पूरी तरीके से भर गया है। अब 12 इकाइयों और 13 इकाइयों के स्तंभ को हटा लेते हैं। ऐसा करने से हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलिए इनकी गिनती करते हैं। जब हम गिनती करेंगे तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। 1 गुणा 100, 5 गुणा 10, 6 गुणे 1, इन सभी को जोड़ने पर यानी 156 वर्ग इकाइयां मिल जाती हैं। शिक्षकों को याद रखना होगा, क्षेत्रफल को व्यक्त करते समय बच्चों का वर्ग इकाइयों को जानना जरूरी है। हम क्षेत्रफल को व्यक्त करते समय वर्ग इकाइयों का उपयोग क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि इस आकार के 2 आयाम हैं। अधिकांश आकारों में एक वर्ग या आयत होता है। इसलिए जब हम क्षेत्रफल का परिचय करा रहे हैं तो हमें उसे वर्ग इकाइयों में करना होगा। यही बच्चों को जानना होगा। अब हमने देखा कि बेस 10 इकाइयों का उपयोग करके क्षेत्रफल कैसे पता लगाया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि जियो बोर्ड का उपयोग करके क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है। आकार बनाने के लिए जियो बोर्ड का उपयोग किया गया था। वे विभिन्न आकारों से परिचित हैं और वे परिमाप के सिद्धांत को भी जानते हैं। हमें यहाँ एक आयत दिखाई दे रहा है ना? क्या यह एक आयत है? हमें याद है कि हमने परिमाप को कैसे मापा था। रबर बैंड को छूने वाली पिंस की जो संख्या थी, हमने उसी को परिमाप कहा था। वो हमें याद है ना? अब देखते हैं क्षेत्रफल क्या है। हमने इसे बेस 10 खंड का उपयोग करके देखा था। अब हम जियो बोर्ड पर इसे कैसे देख सकते हैं, आइए देखते हैं। आकार के भीतर के क्षेत्र को क्षेत्रफल कहा जाता है। यह वो क्षेत्र है जिसे हम भर सकते हैं। हमें यह पहले से ही पता है। हम कितनी इकाइयों में इसे भर सकते हैं। जब हम इसे यहां देखते हैं, चूंकि पिंच समान दूरी पर हैं, अगर हम इसे एक वर्ग इकाई कहते हैं, मान लेते हैं कि यह पहला वर्ग है, तो इस आकार में एक वर्ग इकाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 वर्ग इकाइयां हैं। तो हमें पता चलता है कि जब हम एक आकार के अंदर की जगह को वर्ग इकाइयों से मापते हैं तो हम उस आकार के क्षेत्रफल का पता लगा सकते हैं। यह आसान है। अब हम समझ चुके हैं कि किसी आकार का परिमाप और क्षेत्रफल का क्या मतलब है। हम यह भी जानते हैं कि परिमाप का पता कैसे लगाना है। ये हमने देखा है। क्या ऐसा करने का कोई आसान तरीका है? परिमाप सभी 4 भुजाओं की लंबाई का योग है। इसी को हम परिमाप के रूप में जानते हैं। यहां आपके पास क्या है? यहां आपके पास 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। हमारे पास यहां 4 इकाई हैं और चौड़ाई 1 इकाई, 2 इकाई
और 3 इकाइयां हैं। तो इस आकार एक आयत में 4 इकाइयों की लंबाई और 3 इकाइयों की चौड़ाई है। जैसा कि हम पहले से जानते हैं, 4 इकाई और 3 इकाई, चूंकि इस तरफ भी 4 इकाइयां हैं, इस तरफ भी 3 इकाइयां हैं, अगर हम इन सभी इकाइयों को जोड़ते हैं तो हमें कितनी मिलती हैं? तो हमें 14 मिलती हैं। अब आइए देखते हैं कि क्या परिमाप को पता लगाने का कोई आसान तरीका है। 2 गुना लंबाई और 2 गुना चौड़ाई को जोड़ना आसान है। यह एक सूत्र है परिमाप को जानने का। इसी तरह यदि यह एक वर्ग है तो हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई एक समान है। यह हम पहले से ही जानते हैं। यदि हम यहां गणना करते हैं तो 1 इकाई, 2, 3, एक तरफ हमारे पास 3 इकाइयां हैं, इसलिए शेष 3 बाजुओं की इकाइयां भी 3 होंगी। हम आसान तरीके से परिमाप को कैसे जान सकते हैं? अगर हम 4 गुना लंबाई करते हैं, हमें वर्ग का परिमाप मिल जाएगा। यह आसान है। जब हमें किसी आकार के परिमाप की आवश्यकता होती है, यदि हम वर्गों को गिनना शुरू करते हैं तो काफी समय भी लग सकता है। इसलिए यदि हम एक सूत्र का उपयोग करते हैं तो हम काफी समय बचा सकते हैं। तो हम किस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं? यदि हम आकार की चौड़ाई और लंबाई को आधार मान लें, चौड़ाई और लंबाई, तो हम परिमाप को कैसे जान सकते हैं? हम ये जानते हैं कि 2 भुजाओं की लंबाई और चौड़ाई समान होती है, इसलिए यदि हम इन्हें जोड़ते हैं, 2 गुना लंबाई और 2 गुना चौड़ाई, यदि लंबाई L है और चौड़ाई B है, अगर हम 2L और 2B को जोड़ते हैं तो हम इस आकार के परिमाप का पता लगा सकते हैं। इसी तरह अगर एक वर्ग है तो हम उसका परिमाप कैसे पता लगा सकते हैं? हम पहले से ही जानते हैं कि एक वर्ग की सभी भुजाएं एक समान होती हैं। यदि हम एक भुजा का माप जानते हैं तो हम सभी भुजाओं को जानते हैं। यदि हम इन सभी को जोड़ते हैं तो हमें उस वर्ग का परिमाप मिल जाएगा। हमारे पास एक तरफ की लंबाई है और हमें सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़ना है, यानी कि 4 गुना L। यदि हम 4 गुना L सूत्र का उपयोग करते हैं तो हमें वर्ग का परिमाप मिल जाएगा। इसी तरह क्या हम एक वर्ग का क्षेत्रफल पता लगा सकते हैं? क्षेत्रफल क्या है? आकार के अंदर की जगह। हम इस जगह में कितने वर्ग भर सकते हैं, वह क्षेत्रफल कहलाता है। हम क्षेत्रफल का कैसे पता लगाएंगे? लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके। किसी भी 2 आयामी आकार में यदि हम लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं, हमें उस आकार का क्षेत्रफल मिल जाता है। यदि हम एक वर्ग के क्षेत्रफल को देखते हैं, लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके हम एक आयत के क्षेत्रफल का पता लगा सकते हैं। अगर हम इसे A कहें और इसे B, तो हमें A गुणा B या B गुणा A करना चाहिए। इससे हमें एक आयत का क्षेत्रफल मिलता है। हमें यहां से क्या पता चलता है कि हम A गुणा B सूत्र के साथ एक आयत के क्षेत्रफल तक पहुंचा जा सकता है।